हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ BHDC 113 हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता। आज का ये सेशन पिछले 5 साल के PYQ क्वेश्चन पर आधारित है। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे MBBI क्वेश्चन को लर्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र युगीन साहित्यिक पत्रकारिता के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि प्रेमचंद्र के साहित्यिक पत्रकारिता के विभिन्न कौन कौन से रूप थे, उनको इस प्रश्न के जरिए हमें समझना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अच्छे से। प्रेमचंद्र युगीन साहित्यिक पत्रकारिता का कालखंड हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के संधि काल का प्रतिनिधित्व करता है। इस युग में पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम न रहकर सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय मुक्ति का प्रबल उपकरण बनकर उभरी। यह जो है सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय मुक्ति का एक उपकरण बन चुकी थी। यह सिर्फ एक पत्रकारिता नहीं थी। प्रेमचंद्र के आगमन से पत्रकारिता में जो जनोन्मुख दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसने पत्रकारिता के स्वरूप को बहुआयामी बना दिया। उसने क्या किया कि स्वरूप जो था पत्रिका का, उसको एकदम बहुआयामी बना दिया। किसके आगमन से? प्रेमचंद्र के आगमन से। इस काल की पत्रकारिता का मुख्य आधार यथार्थवाद और आदर्शोन्मुख चेतना थी। मुख्य आधार क्या थी? यथार्थवाद और आदर्शोन्मुख चेतना। इस युग की पत्रकारिता का सबसे सशक्त रूप राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के रूप में प्रकट हुआ। किसके रूप में? राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के रूप में। प्रेमचंद्र द्वारा संपादित हंस और जागरण ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध बौद्धिक मोर्चा को खोला। इन पत्रों ने न केवल साहित्यिक विमर्श को जन्म दिया, बल्कि किसानों की समस्याओं, दलित विमर्श और नारी चेतना को मुख्य धारा के साहित्य में स्थान दिलाया। पत्रकारिता का दूसरा महत्वपूर्ण रूप वैचारिक एवं विवरणात्मक था। पत्रकारिता का दूसरा रूप क्या था? वैचारिक एवं विवरणात्मक। इस दौरान संपादकीय लेखों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे अनमेल विवाह, दहेज प्रथा और छुआछूत पर तीखे प्रहार किए गए। पत्रकारिता का एक अन्य रूप अंचल और ग्रामीण समस्याओं का चित्रण था। प्रेमचंद्र ने स्वयं माना था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, यह किसने माना था? प्रेमचंद्र ने। इसके साथ ही इस युग में आलोचनात्मक पत्रकारिता का भी विकास हुआ। तो चलिए अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता को विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु युगीन के बारे में। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य पत्रकारिता का प्रवेश द्वार माना जाता है। हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। इस काल में पत्रकारिता का जन्म एक मिशन के रूप में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वभाषा, स्वधर्म और स्वदेश की उन्नति करना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा 1867 के माध्यम से जिस पत्रकारिता की नींव रखी, उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता राष्ट्रीय गौरव और नवजागरण की स्वर थी। इस युग के पत्रकार मात्र संपादक नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक और मौलिक साहित्यकार भी थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा किस वर्ष हुआ था? 1867। हम लोग आगे देखते हैं। इस काल की पत्रकारिता की एक प्रमुख विशेषता जनभाषा का प्रयोग और गद्य के मानक रूप का निर्धारण थी। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने संस्कृति निष्ठ विशिष्ट भाषा के स्थान पर तद्भव और बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता दी, ताकि संदेश जन जन तक पहुंच सके। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता निर्भीकता और व्यंग्यात्मकता थी। दूसरी क्या थी? निर्भीकता और व्यंग्यात्मकता।
ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां और भारत की दरिद्रता पर प्रहार करने के लिए इन पत्रकारों ने प्रहसन और व्यंग को अपना हथियार बनाया था। तो पत्रकारों ने प्रहसन और व्यंग को अपना हथियार बनाया था, क्या करने के लिए? भारत की दरिद्रता पर प्रहार करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता में सामुदायिकता और सामूहिक विमर्श की प्रधानता थी। किसकी किसकी प्रधानता थी? सामुदायिकता और सामूहिक विमर्श की प्रधानता थी। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और भारत मित्र जैसे पत्रों ने पाठकों के साथ एक जीवंत संवाद स्थापित किया। किसके किसके साथ? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और भारत मित्र जैसे पत्रों ने। इन पत्रिकाओं में केवल कविताएं या कहानियां ही नहीं छपती थी, बल्कि समाज की कुरीतियों, शिक्षा के प्रचार प्रसार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर गंभीर विमर्श होता था। इस युग के पत्रकारों ने साहित्यिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तित कर दिया। किस युग के पत्रकारों ने? भारतेंदु युग के पत्रकारों ने साहित्यिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तित कर दिया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है सरस्वती पत्रिका के उद्भव और विकास की चर्चा कीजिए। अब हम लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में जानेंगे और साहित्यिक चेतना के निर्माण में सरस्वती पत्रिका के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 में इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था। तो दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? जनवरी 1900 में इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में हुआ था। इसका संपादन प्रारंभ में एक समिति द्वारा किया गया, परंतु 1903 में जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन संभाला, तब यह हिंदी साहित्य की दिशा बदलने वाली ऐतिहासिक संस्था बन गई, जो कि द्विवेदी जी के कुशल नेतृत्व में सरस्वती ने हिंदी भाषा के परिष्कार, परिमार्जन और मानकरणीय जो कार्य किया, वह भारत पत्रकारिता के इतिहास में विरल है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसे याद रखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। तो आगे साहित्यिक चेतना के निर्माण में सरस्वती का योगदान निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो चलिए उन बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है भाषा का संस्कार। तो चलिए अब हम लोग भाषा के संस्कार को अच्छे से देखते हैं। द्विवेदी जी ने ब्राह्मण ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर कर हिंदी को एक व्याकरण सम्मत और गरिमामयी भाषा बनाया। क्या बनाया? हिंदी को एक व्याकरण सम्मत और गरिमामयी भाषा बनाया। तो चलिए हम अगले बिंदु पे चलते हैं, जो है हमारा ज्ञान विज्ञान का प्रसार। तो चलिए अब ज्ञान विज्ञान के प्रसार पर प्रकाश डालते हैं। यह पत्रिका केवल कविताओं तक सीमित नहीं थी, इसमें इतिहास, विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर भी लेख छापे जाते थे। किस किस विषयों पर? इतिहास यानी हिस्ट्री, विज्ञान, साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर भी लेख छापे जाते थे, जिससे पाठकों की बौद्धिक क्षितिज का विस्तार हुआ था। जिससे क्या हुआ था? पाठकों की बौद्धिक क्षितिज का विस्तार हुआ था। अब हम लोग आते हैं अपने अगले बिंदु पर, नैतिकता और आदर्शवाद। तो चलिए हम लोग नैतिकता और आदर्शवाद पर प्रकाश डालते हैं। सरस्वती ने साहित्य में अश्लीलता का विरोध किया था। साहित्य में सरस्वती ने क्या किया था? अश्लीलता का विरोध किया था और नीतिपरक तथा आदर्शवादी मूल्यों को बढ़ावा दिया था। किसको किसको बढ़ावा दिया था? नीतिपरक तथा आदर्शवादी मूल्यों को। इसने उपयोगितावादी साहित्य पर बल दिया, जो समाज के उत्थान में सहायक हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
जो है नए रचनाकारों का निर्माण। अब आते हैं और समझते हैं नए रचनाकारों का निर्माण कैसे हुआ। मैथिलीकरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और माखन लाल चतुर्वेदी जैसे दिग्गज रचनाकारों को इसी पत्रिका ने तैयार किया है। कौन सी पत्रकारिता ने? सरस्वती पत्रकारिता ने। तो इसमें हम लोग मैथिलीकरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और माखन लाल चतुर्वेदी जैसे दिग्गज रचनाकारों को देखते हैं। द्विवेदी जी ने रचनाओं को संशोधित कर छापते थे, जिससे लेखन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई थी। जिससे क्या हुई थी? लेखन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुवाद और विश्व साहित्य, और उसे अच्छे से समझते हैं। विदेशी साहित्यों और अन्य भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद छापकर सरस्वती ने हिंदी पाठकों को वैश्विक चेतना से जोड़ा। सरस्वती ने क्या किया कि भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं को अनुवाद छापकर उसमें जो है पाठकों को वैश्विक चेतना से जोड़ दिया था। तो सरस्वती मात्र एक पत्रिका नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण का एक संपूर्ण आंदोलन थी। इसने हिंदी गद्य और पद्य के बीच की दूरी को समाप्त कर एक सशक्त राष्ट्रीय साहित्य मंच प्रदान किया। क्या प्रदान किया? सशक्त राष्ट्रीय साहित्य मंच। तो अब आगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो है हिंदी की साहित्य पत्रकारिता के स्वरूप तथा उस पर विकास डालिए। तो अब हम लोग हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता और उसके विकास के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता का विकास भारतीय समाज के मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की कहानी है। किसकी कहानी है? मानसिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की। इसका स्वरूप प्रारंभ से ही लोक हितकारी और परिवर्तनकारी रहा है। हिंदी पत्रकारिता का विकास को मुख्य रूप से 4 चरणों में विभाजित किया जाता है, जहां हर चरण ने अपनी विशिष्ट वैचारिक ऊर्जा के साथ साहित्य को समृद्ध किया। तो चलिए हम लोग जिसमें कि पहला देखते हैं प्रारंभिक युग और भारतेंदु युग। चलिए हम लोग इस पर प्रकाश डालते हैं कि प्रारंभिक युग और भारतेंदु युग में क्या हुआ था। 1826 में उदंत मार्तंड के साथ शुरू हुई यह यात्रा। कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। भारतेंदु युग में नवजागरण का स्वर बनी। इस काल में पत्रकारिता का स्वरूप उपदेशात्मक और सुधारात्मक था। पत्रकारों ने अपनी पत्रिकाओं को समाज सुधार और मातृभाषा की सेवा का माध्यम बनाया था। किसका किसका माध्यम बनाया था? इन पत्रिकाओं को समाज सुधार और मातृभाषा की सेवा का माध्यम। तो अब हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग। हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें द्विवेदी युग। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में आचार्य द्विवेदी के प्रभाव से पत्रकारिता का स्वरूप अनुशासनात्मक और भाषा परिमार्जक हो गया। इस काल में पत्रिकाओं ने हिंदी को वैज्ञानिकता और तार्किकता प्रदान की। सरस्वती इस युग की धूरी रह गई। सरस्वती क्या हो गई? इस युग की धूरी रह गई। तो द्विवेदी युग की धुरी कौन हुई? सरस्वती। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा तीसरा मुख्य बिंदु, जो है छायावाद और प्रेमचंद्र युग। अब हम लोग छायावाद और प्रेमचंद्र युग को देखते हैं। इस चरण में पत्रकारिता का स्वरूप भावुकता और यथार्थवाद का अनूठा संगम था। जहां छायावादी पत्रिकाओं ने कलात्मकता को बढ़ावा दिया, वहीं प्रेमचंद्र की पत्रकारिता ने दलितों, शोषितों और कृषकों की समस्याओं को स्वर देकर इसे जनवादी स्वरूप प्रदान किया। तो भावुकता और यथार्थवाद का अनूठा संगम किस युग में था? छायावाद और प्रेमचंद्र युग में। तो चलिए अब हम लोग अगले मुख्य बिंदु को देखते हैं, वो है समकालीन युग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समकालीन युग के बारे में। स्वाधीनता के पश्चात पत्रकारिता में व्यावसायिकता और वैविध्य आया। धर्म युग, दिनमान और सारिका जैसी पत्रिकाओं ने साहित्य को मध्य वर्ग और ड्राइंग रूम तक पहुंचाया।
वर्तमान में यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतांत्रिक और त्वरित स्वरूप को ग्रहण कर चुकी है। तो मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का युग में किस युग में आया? समकालीन युग में आया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम लोग अब समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की पृष्ठभूमि को देखते हैं। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की पृष्ठभूमि का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात मोह भंग, तीव्र शहरीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के बीच हुआ। 1960 के दशक के बाद जब देश में नई कविता और नई कहानी का आंदोलन चला, तब पत्रकारिता ने भी अपने पुराने ढांचों को तोड़कर एक बौद्धिक और यथार्थवादी तेवर अपनाया। समकालीन पत्रकारिता की आधार भूमि में लघु पत्रिकाओं के आंदोलन का विशेष महत्व है। इस पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में लघु पत्रिकाओं का विद्रोह एक बड़ी घटना थी। क्या थी? लघु पत्रिकाओं का विद्रोह जो है एक बड़ी घटना हो गई। तो व्यावसायिक पत्रिकाओं के बढ़ते दबाव और सतहीपन के विरुद्ध पहल, तत्भव और दस्तावेज जैसी पत्रिकाओं ने साहित्य की गंभीरता को बचाए रखा। इन्होंने सत्ता के प्रति प्रतिरोधी स्वर अपनाया और होशिये के समाज, दलित, स्त्री, आदिवासी को केंद्र में रखा। यह पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है कि आज की पत्रकारिता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता का नाम है। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने इस पत्रकारिता को डिजिटल और ग्लोबल बनाया है। क्या बनाया है? डिजिटल और ग्लोबल। इस सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने वेब पत्रिकाओं और ब्लॉग्स ने संपादन की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती दी है, जिसने पृष्ठभूमि और भी अधिक समावेशी हो गई। आज की पत्रकारिता के पीछे बाजारवाद की चुनौतियां भी विद्यमान है, जहां गुणवत्ता और संख्या के बीच निरंतर संघर्ष जारी है। समकालीन इतिहास में साहित्यिक पत्रकारिता ने अपनी पृष्ठभूमि से यह सीखा है कि उसे केवल क्लासिक तथा सीमित नहीं रहना है, बल्कि आज की यह विविधता बहुस्वरता की मांग करती है। आज की यह विविधता क्या करती है? बहुस्वरता की मांग करती है। समकालीन समय में पत्रकारिता ने साहित्य को अकादमिक घेरों से निकालकर आम आदमी की चिंताओं और समसामयिक विसंगतियों से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? समसामयिक विसंगतियों से। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो है हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं का स्वाधीनता आंदोलन में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं की स्वाधीनता का आंदोलन में योगदान, और इसे समझते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक वैचारिक युद्ध भी था। तो जो हमारा ये भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन है, वह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि क्या था? एक वैचारिक युद्ध भी था, जिसे हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं ने बखूबी लड़ा। इन पत्रिकाओं ने सोई हुई जनता को जगाने और उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान भरने का कार्य किया। साहित्यिक पत्रिकाओं ने लेखनी को तलवार में बदल दिया और विदेशी सत्ता के विरुद्ध एक अभेद्य मोर्चा तैयार किया। तो इस समय हुआ ये था कि पत्रकार ऐसा लिखते थे जिससे कि मतलब वो कुछ बोलते नहीं थे, उसका लिखा ही ऐसा था कि वह विदेशी सत्ता के एक विरुद्ध हो गया। वो जो पत्रकारिता था, वह पत्रिका ही विरुद्ध खड़ा कर दिया विदेशी सत्ता के। उन्होंने ऐसा उसको रचा गया था। तो स्वाधीनता के आंदोलन में पत्रिकाओं के योगदान को इन महत्वपूर्ण आयामों में देखा जा सकता है, जिसमें पहला आयाम है क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। तो प्रताप, कर्मवीर और अभ्युदय जैसे पत्रों ने क्रांतिकारियों के संदेश को जनता तक पहुंचाया। इन पत्रिकाओं में छपने वाली देशभक्ति की कविताएं और
ओजपूर्ण लेख युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य करते थे। तो इसमें जो है, जो लिखा जाता था वो एकदम देशभक्तों को जगाने वाला काम होता था, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार में। इसमें युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज कार्य हो रहा था। इसी तरह आगे अब दूसरा है ब्रिटिश दमन का पर्दाफाश। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश दमन का पर्दाफाश। साहित्यिक पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन की आर्थिक शोषण की नीतियों का सांख्यिकीय और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया। भारत मित्र और हिंदी प्रदीप ने बताया कि कैसे भारतीय धन विदेश जा रहा है। तो भारत मित्र और हिंदी प्रदीप ने क्या बताया कि भारतीय धन जो है, कैसे भारतीय धन विदेश जा रहा है। तो हम अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु सांस्कृतिक एकता का निर्माण पर प्रकाश डालते हैं। चलिए, इन पत्रिकाओं ने जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर एक अखंड भारतीय पहचान की निर्मित की। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया ताकि उत्तर से दक्षिण तक संवाद स्थापित हो सके। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण तक संवाद स्थापित हो सके, इसके लिए अखंड भारतीय पहचान की निर्मित की गई थी। कब? सांस्कृतिक एकता का निर्माण के समय। अब आते हैं हम लोग सत्याग्रह और अहिंसा का संदेश। क्या क्या संदेश आया था सत्याग्रह और अहिंसा के समय? तो चलिए हम लोग गांधीवादी युग में हंस और नवजीवन जैसी पत्रिकाओं ने सत्याग्रह, स्वदेशी और खादी के महत्व को जन जन तक पहुंचाया, जिससे आंदोलन को जनशक्ति प्राप्त हुई। तो मतलब जब स्वदेशी और खादी के महत्व को सबको जन जन तक पहुंचा दिया गया, तो उससे आंदोलन को जो है ना, एक जनशक्ति, उसमें एक पावर आ गई थी कि नहीं, अब कुछ हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु युगीन विशिष्ट साहित्यिक पत्रिकाओं की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए अब हम लोग भारतेंदु युगीन विशिष्ट साहित्यिक पत्रिकाओं को मुख्य रूप से देखते हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी पत्रकारिता के शैशव काल की परिपक्व रचनाएं हैं। इस काल की पत्रिकाओं का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि एक सोए हुए राष्ट्र को जागृत करना था। क्या था? कि एक सोए हुए राष्ट्र को जागृत करना। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, हिंदी प्रदीप, आनंद कंदाबिनी और ब्राह्मण इस युग में चमकते सितारे थे। कौन कौन थे? एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मण इस युग में जो थे चमकते सितारे थे, जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से हिंदी प्रदेश को प्रभावित किया था। तो इन सभी ने क्या किया था? अपनी विशिष्ट एक शैली से, अपनी एक अच्छी शैली से हिंदी प्रदेश को पूरी रूप से प्रभावित किया हुआ था। इन पत्रिकाओं की पहली प्रमुख विशेषता अखाड़ापन और निर्भीकता थी। बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण। तो हिंदी प्रदीप जो था किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने। और ब्राह्मण को किसने लिखा था? नारायण मिश्र ने। अपनी बेबोक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। मिश्र जी ने तो ब्राह्मण के चंदे के लिए यह तक लिख दिया था कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दान। तो मिश्र जी ने चंदे के लिए क्या लिखा था? कि 8 मास बीतो जजमान, अब तो करो कुछ दान। यह अपनत्व और लोकतंत्र, लोक संस्कृति के जुड़ाव इसी युग की पत्रिकाओं की पहचान। तो ये 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दान, यह चंदे के लिए मिश्र जी के द्वारा लिखा गया एक लेख था। दूसरी विशेषता बहुमुखी प्रतिभा का समावेश थी। इन पत्रिकाओं में कविता, नाटक, निबंध और अनुवाद एक साथ छपते थे। साथ ही इसमें समसामयिक राजनीति पर भी तीखा चर्चा होता था। कवि वचन सुधा ने तो स्वदेशी का नारा गांधी जी के आने से बहुत पहले ही बुलंद कर दिया गया था, और ये पत्रिकाएं राष्ट्रीय चेतना की नर्सरी थी। ये जो पत्रिकाएं थी वो क्या थी? राष्ट्रीय चेतना की
नर्सरी थी। और गांधी जी के आने से पहले किसने किया था स्वदेशी का नारा? कवि वचन सुधा ने। तीसरी विशेषता भारत का लचीलापन थी। इन पत्रिकाओं ने उर्दू, फारसी और ग्रामीण शब्दों को हिंदी में समाहित कर उसे एक जीवंत स्वरूप दिया। उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के बजाय जनता की धड़कन को पकड़ने की कोशिश की और भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं ने पहली बार साहित्य को राज दरबारों से निकालकर चौपालों और आम आदमी तक पहुंचाया। तो क्या हुआ था कि भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं ने पहली बार क्या किया था कि राज दरबारों से निकालकर चौपालों और आम आदमी तक पहुंचा दिया गया था। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं, धर्म युग की साहित्यिक पत्रकारिता की विशेषताओं की विवेचना करते हैं और उसके महत्व को भी समझते हैं कि धर्म युग की साहित्यिक पत्रकारिता की विशेषता क्या क्या है और उसके क्या क्या महत्व हैं। तो चलिए उसे समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में धर्म युद्ध टाइम ऑफ इंडिया समूह, धर्म कौन सा था? टाइम ऑफ इंडिया समूह ने भारत पत्रकारिता को एक नया सौंदर्य बोध और गरिमा प्रदान की थी। विशेषकर धर्मवीर भारती के संपादन काल में यह पत्रिका हिंदी पत्रकारिता का पर्याय बन गई और धर्म युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने साहित्य को केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित न रखकर उसे मध्यम वर्गीय परिवार के हर सदस्य की रुचि के अनुकूल बना दिया था। उसी प्रकार धर्म युग की विशेषताओं में विविधता और सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति सर्वोपरि थी। इसमें गंभीर विमर्श के साथ साथ यात्रा वृत्तांत, कला, संगीत, फिल्म और विज्ञान पर भी स्तरीय सामग्री होती थी। पत्रिका का चित्रात्मक संयोजन और कवर पेज इतना आकर्षक होता था कि वह पाठकों को स्वतः ही अपनी ओर खींच लेता था। तो क्या खींच लेता था? पाठकों को अपनी ओर उस पत्रिका का चित्रात्मक संयोजन और कवर पेज, और वो मतलब एकदम अट्रैक्टिव होता था जिससे कि पाठक जो है स्वतः ही उसकी ओर खींचे चले जाते थे। और इन साहित्य को ग्लैमर और गंभीरता का अद्भुत संतुलन प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था? ग्लैमर और गंभीरता का संतुलन प्रदान किया गया था। अगर महत्व की दृष्टि से देखें तो धर्म युग ने नई प्रतिभाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच उपलब्ध कराया है। देश के किसी भी कोने में बैठा लेख यदि धर्म युग में छप जाता है तो उसे राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। तो धर्म युग में छपने के बाद उसे क्या मिल जाती है? राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। इसने हिंदी पत्रकारिता को व्यावसायिक मजबूती दी और यह सिद्ध किया कि साहित्यिक पत्रकार भी लोकप्रिय और सफल हो सकती है। तो इसी हिंदी पत्रिका ने क्या किया? व्यावसायिक और मजबूती दी थी इसे, और यह सिद्ध कर दिया था, यह प्रूव कर दिया था कि साहित्यिक पत्रिका भी लोकप्रिय और सफल हो सकती है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, साहित्य और पत्रकारिता के अंतः संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो अब हम लोग साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक और सहजीवी है। पूरक का अर्थ होता है एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि वो उसके लिए बेहतर है और सामने वाला भी उसके लिए बेहतर है। साहित्य जहाँ जीवन की शाश्वत अनुभूतियों और संवेदनाओं का चित्रण करता है, वहीं पत्रकारिता समकालीन सत्य और तत्कालिकता को अभिव्यक्ति देती है। दोनों का मूल केंद्र मानव समाज और उसकी प्रगति है। मतलब एकदम जो है साहित्य और पत्रकारिता दोनों का मूल केंद्र एक ही है, मानव समाज और उसकी प्रगति। हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें, अगर हिंदी साहित्य की इतिहास में देखें तो भारतेंदु युग से लेकर प्रेमचंद्र तक के महान रचनाकार अनिर्यावतः पत्रकार भी थे, जिससे सिद्ध होता है कि इन दोनों के बीच अटूट और गहरा संबंध है। तो किसके किसके बीच अटूट और गहरा संबंध है? साहित्य और
पत्रकारिता पर। पत्रकारिता साहित्य को समीकता और यथार्थ की भूमि प्रदान करती है, वही लेख को कल्पना के लोक से निकालकर समाज की जलती हुई समस्याओं से जोड़ती है। दूसरी ओर साहित्य पत्रकारिता को भाषा का संस्कार और वैचारिक गंभीरता प्रदान करता है। जब पत्रकारिता में साहित्यिक पुट आता है तो वह केवल सूचना न रहकर सृजन बन जाती है। क्या बन जाती है? सृजन, जब उसमें साहित्यिक पुट आता है। और आज की अनेक साहित्यिक विधाएं जैसे रिपोर्टाज, संस्मरण और निबंध पत्रकारिता की कोख से ही जन्मी है। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को समझते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं उनकी पत्रकारिता पर योगदान पर अपने विचार लिखिए। तो अब हम लोग जानेंगे किनके बारे में? गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में निर्भीकता और त्याग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उनका व्यक्तित्व एक ऐसे कर्मयोगी का था जिन्होंने पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं बल्कि आज़ादी का हथियार माना। व्यवसाय नहीं माना बल्कि क्या माना था? उसको आज़ादी का हथियार माना था। किसने माना था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उनका क्या मानना था। वो मानते थे कि पत्रकार मुख्य कर्तव्य शोषितों और आवाज़ बनना और सत्ता के अन्याय को चुनौती देना है। तो वो क्या मानते थे कि पत्रकार का जो मुख्य कर्तव्य है वह शोषितों की आवाज़ बनना और सत्ता के अन्याय को चुनौती देना है। तो पत्रकारिता में उनके योगदान का सबसे बड़ा स्तंभ प्रताप समाचार पत्र है। कौन सा पत्र है? प्रताप समाचार पत्र, जो कि 1913 में कानपुर में शुरू हुआ था। इस पत्र ने किसानों, मजदूरों और क्रांतिकारियों को एक सशक्त मंच प्रदान किया, जो विद्यार्थी जी ने अपनी लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत से जड़ें हिला दी और भारतीय युवाओं में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया। उन्होंने सरल और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जो सीधे आम जनता के हृदय को छूती थी। तो चलिए देखते हैं कि विद्यार्थी जी की पत्रकारिता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका योगदान केवल एक संपादक रूप में नहीं बल्कि एक महान वैचारिक क्रांतिकारी के रूप में सदैव अस्मरणीय रहेगा। और उन्होंने जो पत्रिका को जो नैतिक साहस प्रदान किया था वे आज के दौर में भी प्रासंगिक है। तो उनके दिए हुए जो नैतिक साहस हैं वो आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। तो चलिए अब आते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी की जीवन गाथा लिखकर कर्मवीर और पत्र पर अपने विचार व्यक्त। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की जीवन गाथा और उसके बाद कर्मवीर पत्र पर उनके विचारों को देखेंगे, अपने विचारों को, कि उसमें कौन कौन सा विचार आते हैं, क्या क्या हम लोग अपने विचार से उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जीवन राष्ट्र प्रेम और साहित्यिक साधना का अद्भुत संगम था। उनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के बाबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1889 में मध्य प्रदेश के बाबई में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। तो हमें याद रखना है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में 1889 में बाबई में हुआ था। वे एक महान कवि थे जो प्रखर संवादक और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य और स्वदेश चरणों में अर्पित किया। उनकी लेखनी में वह आग थी जो परितंत्रता की बेड़ियों को पिघलाने की क्षमता रखती थी। कर्मवीर पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संकल्पों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। 1920 में जबलपुर
बाद में खंडवा से प्रकाशित इसी पत्र ने हिंदी प्रवेश में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया। और कर्मवीर केवल पत्र नहीं था, बल्कि यह क्रांतिकारी विचारों का केंद्र था। जो कर्मवीर था वह केवल पत्र नहीं था, वह एक क्रांतिकारी विचारों का केंद्र था। माखनलाल जी ने इसके माध्यम से युवाओं के बलिदान से के लिए प्रेरित किया। उनके संपादकीय लेख इतने प्रखर होते थे कि ब्रिटिश सरकार उनसे भयभीत रहती थी। तो सबसे पहले यह पत्र जो है कहाँ पे अभिवादित किया हुआ था? 1920 में जबलपुर में, बाद में खंडवा में, वहीं पे सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो हमें याद रखना है कि कर्मवीर पत्र 1920 में पहले जबलपुर और बाद में खंडवा में प्रकाशित हुआ था। और कर्मवीर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गरिमा थी। इसने साहित्य को जन आंदोलन से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया और चतुर्वेदी जी ने इस पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा को सामर्थ्य प्रदान किया और सिद्ध किया कि पत्रकारिता आज की लड़ाई का बौद्धिक मोर्चा है। पत्रकारिता आज की लड़ाई का बौद्धिक मोर्चा है। यह किसने सिद्ध किया था? चतुर्वेदी जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। मतबाला का सांस्कृतिक प्रदेय क्या है? विवेचना कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मतबाला का सांस्कृतिक प्रदेय पर चलते हैं और धीरे धीरे करके उसे भी समझ। 1923 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ मतबाला हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अपनी विलक्षणता और विद्रोही तेवर के लिए प्रसिद्ध है। इसके संपादक मंडल में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे दिग्गज साहित्यकार भी शामिल थे। मतबाला का सांस्कृतिक प्रदेय यह है कि इसने पारंपरिक जड़ता को तोड़कर साहित्य में नवीनता और निर्भीकता का समावेश किया। इसका ध्येय वाक्य ही इसकी मस्ती और अक्खरपन को दर्शाता था। सांस्कृतिक दृष्टि से मतबाला ने हास्य व्यंग को एक गंभीर विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसने सामाजिक पाखंडों, धार्मिक रूढ़ियों और अंग्रेजी दास्ता पर अपनी पैनी नज़र रखी। निराला जी की मतबाला में छपी टिप्पणियों ने हिंदी जगत को एक नई बौद्धिक ऊर्जा दी। इस पत्र ने छायावाद के समर्थन में सशक्त तर्क दिए और साहित्य के नए प्रतिमान गढ़े जो तत्कालीन समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी थे। तो मतबाला ने हिंदी पाठकों के भीतर आत्मसम्मान और स्वाधीनता की भावना भरी। इसके योगदान केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना विकसित की जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सके। इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता को अनौपचारिकता और आत्मीयता का एक नया आयाम दिया। तो मतबाला सांस्कृतिक पत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1923 में कलकत्ता से। इस बात को हम लोग याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि मतबाला का सांस्कृतिक प्रदेय क्या है? पारंपरिक जड़ता को तोड़कर साहित्य में नवीनता और निर्भीकता का समावेश करना। तो हम लोगों ने देखा मतबाला पत्रकारिता ने ही अनौपचारिक तथा आत्मीयता का नया आयाम दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं भारतेंदु मंडल की पत्रिकाओं के अवदान पर प्रकाश डालें। तो चलिए अब हम लोग भारतेंदु मंडल की पत्रिकाओं के अवदान पर प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने हिंदी पत्रकारिता को एक सशक्त संस्थागत रूप में प्रदान किया। इस मंडल में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन और ठाकुर जगमोहन सिंह जैसे महान साहित्यकार थे। इन रचनाओं की पत्रिकाओं ने हिंदी नव जागरण के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया। इनका सामूहिक अवदान हिंदी भाषा और समाज के लिए आधारशिला के समान है। इन पत्रिकाओं का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य का विकास था।
हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी जैसे पत्रिकाओं ने भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने के साथ साथ उसे प्रवाहपूर्ण भी बनाया। इन्होंने राजनीति चेतना को साहित्य का अनिवार्य अंग बनाया और ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट का खुलासा किया। इन पत्रिकाओं ने समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह के लिए भी प्रबल जनमत तैयार किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु मंडल की पत्रिकाओं ने साहित्यिक विधाओं की विविधता को जन्म दिया और निबंध, नाटक, आलोचना जैसी विधाएं इन्हीं पत्रिकाओं के पन्नों पर पल्लवित हुई। इन्होंने पत्रकारिता को जन संवाद का माध्यम बनाया और हिंदी लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसने भविष्य में हिंदी साहित्य को विशाल भवन का निर्माण किया। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यिक पत्रिकाओं के सांस्कृतिक प्रदेय को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग और उसके बारे में जानते हैं। तो द्विवेदी युग की साहित्यिक पत्रिकाओं का सांस्कृतिक प्रदेय मुख्य रूप से अनुशासन, शुद्धता और राष्ट्रीय गरिमा से जुड़ा है। यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इस काल की पत्रिकाओं ने भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष को सामने रखा और समाज को बौद्धिक तार्किकता प्रदान की। इस युग की पत्रकारिता ने रीतिवादी अश्लीलता का त्याग, नैतिकता और आदर्शवाद की संस्कृति का आधार बनाया है। इन पत्रिकाओं ने ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीय मानस को आधुनिक बनाया और इतिहास, पुरातत्व और समाजशास्त्र जैसे विषयों पर गंभीर लेख छापकर इन्होंने पाठकों के भीतर तथ्यात्मक सोच विकसित की। सरस्वती और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं ने केवल भाषा को ही परिष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय अस्मिता और गौरवशाली अतीत को पुनः परिभाषित किया है, जिससे स्वाधीनता आंदोलन को वैचारिक रूप से बल मिला है। तो हम लोग अब देखते हैं सांस्कृतिक रूप से इस काल की पत्रिकाओं ने अखिल भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य और सांस्कृतिक परिचय हिंदी पाठकों से कराया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हुई और द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं ने हिंदी को शिष्ट समाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर उसे वैश्विक स्तर पर खड़ा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना आज का समाचार पत्र को महत्व के साथ प्रतिपादित कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार पत्र के महत्व। वाराणसी में 1920 में प्रकाशित आज समाचार पत्र ने हिंदी पत्रकारिता को व्यावसायिक गरिमा और राष्ट्रीय दृष्टि प्रदान की। तो आज समाचार पत्र का वाराणसी में प्रकाशित हुआ। तो वाराणसी से ही 1920 में आज समाचार पत्र का पत्रकारित किया गया था। शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित और बाबूराव विष्णु परारकर के संपादन में आज ने वह मानदंड स्थापित किए जिन्होंने आज भी आदर्श माना जाता है। साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसने समाचारों के साथ साथ साहित्यिक विमर्श को भी प्राथमिकता दी। आज ने हिंदी भाषा को सटीकता और गंभीरता दी। तो आज ने क्या किया? हिंदी भाषा को सटीकता और गंभीरता दिया। परारकर जी ने आज के माध्यम से कई नए शब्द हिंदी जगत को दिए, जैसे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसने दिया था? परारकर जी ने आज के पत्रिका के द्वारा, जो भाषा के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। इस पत्र ने साहित्यकारों को राजनीतिक परिस्थितियों पर लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसने गंभीर राजनीतिक साहित्य लेखन की परंपरा शुरू हुई। आज के रविवार विशेषांक अपनी उच्च साहित्यिक गुणवत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। तो चलिए अब हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की
प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए प्रमुख पत्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आज के सूचना प्रधान युग में समकालीन साहित्य पत्रकारिता की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यह पत्रकारिता सत्ता और बाजार के दबाव के बीच सत्य और मानवीय मूल्यों की रक्षा का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? सत्य और मानवीय मूल्यों की रक्षा का कार्य कर रही है ये पत्रकारिता। तो चलिए आगे देखते हैं। जब मुख्य धारा का मीडिया सनसनी फैलने में व्यस्त है, तब साहित्यिक पत्रिकाएं समाज को सोचने की शक्ति और गहराई प्रदान कर रही है। वे होशियार की आवाज़ों के केंद्र में लाने के वैचारिक मंच बनी हुई है। तो जब समकालीन दौर के प्रमुख पत्रकारों और संपादकों में अशोक वाजपेयी पूर्व ग्रह थे, जो कि और ज्ञान रंजन जिन्हें कि पहल भी कहा जाता है, और अखिलेश जो कि तद्भव के थे, और प्रभात रंजन जानकी पुल के नाम से उल्लेखनीय है। अशोक वाजपेयी ने पत्रकारिता के माध्यम से कला और साहित्य के बीच सेतु बनाया। ज्ञान रंजन ने पहले पहल के माध्यम से प्रगतिशील और जनवादी चेतना को वैश्विक विस्तार दिया। अभिलेख ने तद्भव के जरिए हिंदी की संवेदनात्मक गहराई को बचाए रखा। किसके जरिए? तद्भव के जरिए। तो ये पत्रकार और उनकी पत्रिकाएं आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये लोकतंत्र के बौद्धिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। ये बाजारवाद के दौर में भी साहित्यिक शुचिता का समर्थन करते हैं। इसकी प्रासंगिकता इस बात में है कि ये नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने रखने का कठिन कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम पत्रकार और उनकी पत्रिका को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अशोक वाजपेयी जिसका पूर्व ग्रह, और ज्ञान रंजन का पहल, अखिलेश का तद्भव और प्रभात रंजन का जानकी पुल। तो चलिए अब देखते हैं साक्षात्कार पत्रिका की साहित्यिक चेतना का परिचय दीजिए। तो चलिए अब इसे समझते हैं। साक्षात्कार पत्रिका मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद द्वारा प्रकाशित साक्षात्कार पत्रिका समकालीन हिंदी पत्रकारिता की एक विशिष्ट पहचान है। इसकी साहित्यिक चेतना का मूल आधार संवाद और विमर्श है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह पत्रिका लेखन और पाठक के बीच एक सीधा साक्षात्कार स्थापित करने का प्रयास करती है। इसने हिंदी की पत्रकारीय परंपरा में साक्षात्कार विद्या को एक नया आयाम और प्रतिष्ठा प्रदान की है। साक्षात्कार की चेतना में बहुस्वरता और समावेशिता है। यह किसी एक वाद या विचारधारा से बंधकर नहीं रहती, बल्कि इसमें प्रगतिशील, जनवादी और कलावादी सभी धाराओं के लेखकों को स्थान मिलता है। इससे विशेषांक जैसे कहानी विशेषांक या कविता विशेषांक हिंदी साहित्य के दस्तावेजीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस पत्रिका ने आलोचना के नए प्रतिमानों पर गंभीर चर्चाएं की है, जो कि सांस्कृतिक रूप से यह पत्रिका भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान का कार्य भी करती है, और इसकी चेतना ने हिंदी साहित्य में संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है विशाल भारत की साहित्यिक पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विशाल भारत की साहित्यिक पत्रकारिता। 1928 में कलकत्ता से रामानंद चट्टोपाध्याय द्वारा प्रारंभिक की गई विशाल भारत पत्रिका। तो विशाल भारत पत्रिका कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? कलकत्ता में 1928 में रामानंद चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह हिंदी की अत्यंत परिष्कृत और गंभीर साहित्यिक पत्रिका थी। इसके संपादन का दायित्व पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने संभाला था। तो इसका
तो विशाल भारत पत्रिका का दायित्व किसने संभाला था? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। विशाल भारत की पत्रकारिता का मुख्य स्वर सांस्कृतिक समन्वय और उच्च साहित्यिक मूल्य था। इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अखिल भारतीय दृष्टि थी। तो विशाल भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? अखिल भारतीय दृष्टि। इसने प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का प्रमुखता से उठाया और भारत के अन्य राज्यों के साहित्य का हिंदी में परिचय कराया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों और बंगाली साहित्य के श्रेष्ठ पक्षों को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने में विशाल भारत की भूमिका अद्वितीय रही। इसने साहित्य में अश्लीलता और सतहीपन के विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाया, जो घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे देखते हैं, विशाल भारत ने अनुवाद और शोधपरक लेखों को बहुत बढ़ावा दिया। इसकी पत्रकारिता में एक प्रकार की शालीनता और गंभीरता थी, जो पाठकों को शिक्षित करती थी। इस पत्रिका ने सिद्ध किया कि पत्रकारिता के माध्यम से न केवल वर्तमान को समझा जा सकता है, बल्कि एक स्वस्थ और सुसंस्कृत भविष्य का निर्माण भी कराया जा सकता है। तो हमने विशाल भारत के बारे में बहुत अच्छे से जाना। अब हम लोग आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे, साहित्यिक पत्रकारिता में अनुवाद के महत्व को निरूपित कीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे साहित्यिक पत्रकारिता में उसके अनुवाद और उसके महत्व को का निरूपण करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता में अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह किसी एक भाषा के साहित्य को भौगोलिक और भाषाई सीमाओं से मुक्त कर वैश्विक विस्तार प्रदान करता है। कौन सा विस्तार प्रदान करता है? वैश्विक विस्तार। अनुवाद के माध्यम से ही हिंदी पाठक विश्व साहित्य की महान कृतियों जैसे गोर्की या शेक्सपियर, कौन कौन? गोर्की या शेक्सपियर, और अन्य भारतीय भाषाओं जैसे बांग्ला, मराठी के श्रेष्ठ विचारों से परिचित हो पाएँ। तो अनुवाद की महत्ता को हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है वैचारिक समृद्धि, दूसरा है भाषा का विकास और तीसरा है हमारा राष्ट्रीय एकता। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो हमारा पहला बिंदु क्या था? वैचारिक समृद्धि। तो चलिए वैचारिक समृद्धि को देखते हैं और इससे समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद पाठकों की सोच को व्यापक बनाता है। अनुवाद क्या करता है? पाठकों की सोच को व्यापक बनाता है और नए बौद्धिक विमर्श को जन्म देता है। और भाषा का विकास, दूसरी भाषाओं के शब्दों और शैलियों के आने से हिंदी शब्द सामर्थ्य में वृद्धि होती है। मतलब जब भाषा का विकास होता है, जब कोई भी दूसरा भाषा उसमें ऐड होता है, तो किसी भी शैली में हिंदी मतलब उसका जो सामर्थ्य होता है उसमें इंक्रीजमेंट होता है, उसका वृद्धि हो जाता है। और तीसरा विशेषता राष्ट्रीय एकता था, जो कि विभिन्न प्रांतों के साहित्य का अनुवाद कर पत्रकारिता सांस्कृतिक समन्वय को सुदृढ़ करती है। और राष्ट्रीय एकता क्या करने का काम करती है? सांस्कृतिक समन्वय को सुदृढ़ करने का काम करती है, उसको और अच्छे से निश्चय बनाती है। तो चलिए अब हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गीत विद्या को समर्पित पत्रिकाओं की समीक्षा कीजिए। तो चलिए इसे देखते हैं। गीत विद्या के समर्पण को, हिंदी साहित्य में गीत विद्या निरंतरता और लोकप्रियता को बनाए रखने में विशिष्ट पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन पत्रिकाओं ने कविता के लयबद्ध और गेय स्वरूप को सुरक्षित रखा है। गीत नई कविता के दौर में भी अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहा, क्योंकि उसे नवगीत जैसी विधाओं का समर्थन मिला है। किसको मिला है? गीत विद्या को। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास निम्नलिखित रहे हैं।
जिसमें कि हैं शुभनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ने संपादन में नवगीत के संकलनों ने इस विद्या को नई दार्शनिक गहराई प्रदान की है। किसने? शंभुनाथ सिंह ने इस विद्या को नई दार्शनिक गहराई प्रदान की है। और वहीं दूसरी ओर साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसी मुख्य धारा की पत्रिकाओं ने भी समय समय पर गीत विशेषांक निकालकर गीतों को लोकप्रिय बनाया है। क्या किया है? गीत विशेषांक को निकालकर उस गीतों को क्या किया है? लोकप्रिय बनाया है। तो चलिए, हम लोगों ने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पर। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम इन्हें भी देखेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो और आप इसे और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके इस PDF को ख़रीद के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के योगदानों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, अब हम लोग हिंदी प्रदीप के योगदानों को देखते हैं। 1877 में प्रयाग से प्रकाशित हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में 1877 ईस्वी में। भारतेंदु युग की सबसे प्रखर और प्रभावशाली पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने अपनी इस निर्भीक लेखनी से राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद बनाया। इस पत्र का मुख्य ध्येय समाज सुधार और राजनीति चेतना का प्रसार करना है। अब जो है हम लोग देखेंगे हिंदी प्रदीप के मुख्य योगदान, कौन कौन से योगदान दिए गए हैं हिंदी प्रदीप में, जिसमें कि सबसे पहला है निबंध विद्या का विकास। तो चलिए, हम लोग निबंध विद्या का विकास को देखते हैं। भट्ट जी ने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर गंभीर निबंध लिखकर हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की है। क्या प्रदान की है? प्रौढ़ता। तो चलिए, हम लोग देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु, जो है ब्रिटिश सत्ता का विरोध। इस पत्र ने अंग्रेजी शोषणकारी नीतियों पर तीखे प्रहार किए, जिसके कारण कई बार सरकारी कोप का भाजन करना पड़ा। किसके विरोध में? ब्रिटिश सत्ता के विरोध में। तो चलिए आगे देखते हैं स्वदेशी का प्रचार। इसने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय अस्मिता की रक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया स्वदेशी का प्रचार के जरिए। तो चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ। तो अब हम जिसमें कि सबसे पहला है हमारा प्रताप। तो चलिए, अब हम लोग प्रताप के बारे में जानते हैं। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन 1913 में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रारंभ हुआ। तो प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1913 में कानपुर में हुआ था और इसका प्रकाशन शंकर विद्यार्थी ने संपादन किया था। यह मात्र एक पत्र नहीं बल्कि स्वाधीनता संग्राम का एक क्रांतिकारी मिशन था। इसने अपनी ओजस्वी भाषा और निर्भीक पत्रकारिता से ब्रिटिश हुकूमत के मन में भय पैदा कर दिया। प्रताप की विशिष्टता यह थी कि इसने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षों को भारत में पहली बार प्रताप ने ही व्यापक पहचान दिलाई थी। तो गांधी जी के संघर्षों को किसने पहली बार व्यापक पहचान दिलाई थी? प्रताप ने। इसकी संपादकीय नीति राष्ट्र प्रथम की थी। इसकी संपादकीय नीति कौन सी थी? राष्ट्र प्रथम की थी, जिसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को भी लेखन हेतु प्रेरित किया था। तो किस क्रांतिकारी को प्रेरित किया था? भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को। तो चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो हम लोग अब समझते हैं उसके बारे में। 1896 में वाराणसी से शुरू हुई थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का विकास कहाँ से हुआ था? 1896 में वाराणसी से।
नागरी प्रचारिणी पत्रिका हिंदी की पहली गंभीर शोध पत्रिका मानी जाती है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा और नागरी लिपि के वैज्ञानिक विकास तथा ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण को बढ़ावा देना था। इस पत्रिका ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से ऊपर उठाकर अकादमिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और इस पत्रिका का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज की और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए ठोस सामग्री उपलब्ध कराई। बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने शोधपरक लेखों ने इन हिंदी जगत में बौद्धिक क्रांति की पैदा की। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सारिका के बारे में और सारिका को देखते हैं। सारिका हिंदी की एक विशिष्ट पत्रिका थी जो मुख्य रूप से कथा साहित्य कहानी को समर्पित करती थी। तो सारिका क्या करती थी? कहानी को समर्पित करती थी। इसका संपादन कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल जैसे दिग्गज साहित्यकारों ने किया था। किसने किया था? अवध नारायण मुदगल जैसे दिग्गज साहित्यकारों ने। सारिका ने हिंदी कहानी को किस्सा गोई से निकालकर आधुनिक बोध और महानगरीय यथार्थ से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। तो सारिका ने क्या किया? हिंदी कहानी को किस्सा गोई से निकालकर उसे आधुनिक बोध और महानगरीय यथार्थ से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पत्रिका का सबसे बड़ा योगदान क्या था। समांतर कहानी और आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करना था। इसका मेन क्या था? समांतर कहानी आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करना। और इसने आम आदमी के संघर्षों और सामाजिक विसंगतियों को अपनी कहानी के केंद्र में रखा और सारिका के माध्यम से ही हिंदी कहानी में विविध प्रयोगों और नए रचनाकारों की एक पूरी पीढ़ी का उदय हुआ। तो हिंदी कहानी में विविध प्रयोगों और नए रचनाकारों का उदय कैसे हुआ? सारिका से। तो अब हम लोग देखते हैं 25th एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो चलिए इसे देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स समूह द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा प्रकाशित? हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक हिंदुस्तान ने हिंदी साहित्य पत्रकारिता को व्यापक और लोकप्रिय बनाया है। यह पत्रिका अपने समय की संपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संपूर्ण पत्रिका अपने समय की, जिसमें साहित्य के साथ साथ कला, राजनीति और सामाजिक सरोकारों का भी बेहतरीन संतुलन था। और इसकी मुख्य विशेषता सुरुचिपूर्ण सामग्री और स्तरीय संपादन था। इसने गंभीर साहित्य को अपना पाठकों के लिए सुलभ बनाया है। साप्ताहिक हिंदुस्तान ने साहित्यिक चर्चाओं और विमर्श को ड्राइंग रूम तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो साप्ताहिक चर्चाओं ने क्या किया है? साहित्यिक और चर्चाओं को जो है विमर्श को ड्राइंग रूम तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिससे हिंदी के प्रति मध्यम वर्ग का रुझान बढ़ा और कथा साहित्य और कविताओं के लिए एक सम्मानजनक मंच प्रदान किया। तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। अगर आप अच्छे से इसे पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके PDF परचेज़ कर सकते हैं और इसे और अच्छे से पढ़ के लर्न कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।